रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये करंट चार्ज एंड करंट का सेकंड लेक्चर, यानी अभी तक हम फिलहाल करंट से रिलेटेड बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं और ये उस सिलसिले का सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। पहले जो पढ़ा है उसको आप थोड़ा सा लाइक गो थ्रू करवा सकते हैं ताकि थोड़ा सा याद आ जाए। ये देखिए, हमने सिर्फ ये चीजें पढ़ी थी, हमने ये बातें पढ़ी थी कि ये देख लें, आपके सामने मैं लेकर आता हूं। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 1, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। हमने ये बात पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि चार्ज इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और फिर हमने इसी चीज को डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी और इसी को डी क्यू ओवर डी टी कहा था। और फिर हमने देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर इकट्ठे हों तो -1 कूलम बनता है। फिर हमने चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कैलकुलेट की थी और उसको सिंबल ई से डिनोट किया था। फिर बताया था कि सिंबल ई जो है किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है, और वो उसके बाद हमने बताया था क्या क्या चीजें करंट है। इफ द चार्ज इज इन मोशन तो वो करंट है। मैंने कहा था मूविंग इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स करंट and moving proton represents current, moving positive ion represents current, और moving negative ion represents current. इवन मैंने कहा था आपकी गाड़ी अगर हाईवे पे जा रही है और वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो एक पल्स ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट हमने कहा था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव डायरेक्शन के जो पॉजिटिव चार्ज की जो फ्लो है वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। और नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तब भी हम स्टैंडर्ड कन्वेंशन करंट जो है वो राइट साइड पर उसका एरो लेंगे, इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट लेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि जो ये इक्वेशन है करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, ये करंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये इक्वेशन जो है ये चार्ज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन चार्ज तो आप ये इक्वेशन लिख देंगे, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को लिख देंगे आप और कुछ नहीं लिखेंगे आप। कोई डिफाइन 1 कूलम कहे तो आप ये चीज लिख देंगे जो नीचे लिखी हुई। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप 1 कूलम पर सेकंड नहीं कहेंगे और आपसे वो पूछेगा भी नहीं। फिर हमने ये एम्पियर के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स डिस्कस किए थे। फिर हमने किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था। किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, वो है सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ जंक्शन is equal to the sum of all currents flowing away from the junction. जंक्शन वो जगह है जहां बहुत सारी वायर्स आकर मिल रही हैं। उस जंक्शन को जंक्शन भी कहते हैं, नोड भी कहते हैं और पॉइंट भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो sum of all currents flowing towards a junction is equal to the sum of all currents flowing away from the junction। और फिर हमने उसको इस तरह से फॉर्मली स्टेट किया था। फिर मैंने बताया था कि सर बास टीचर इसे इस तरीके से कराते हैं कि वो कहते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज 0। और मैंने इसलिए इसे मेंशन किया कि मैंने कैम्ब्रिज के एक पेपर में भी इससे मिलती जुलती एक्सप्रेशन देखी। फिर 10वां पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो बैटरी होती है ना, बैटरी बड़ी कंजूस होती है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने वो गिन के पॉजिटिव टर्मिनल पे रिसीव करती है। तो बैटरी हो या सेल हो, उसके एक टर्मिनल से जो करंट निकल रहा है दूसरा टर्मिनल में उतना ही करंट एंटर हो रहा है। तो ये चीज आपने देख ली। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक करंट I1 सपोज किया है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से भी I1 ही जाएगा। ये बात मैंने कहा था कि आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें ये पॉइंट बड़ा ही मतलब एक समझे कि एक बड़ी अहमियत का हामिल होगा, बड़ी एक मतलब एक बड़ी स्पेसिफिक इसकी इंपॉर्टेंस होगी। फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि जब सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है एक सर्किट में और उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है कि नहीं, ये बात पढ़ी थी। फिर उसी दौरान आप लोगों ने जब क्वेश्चन किया तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंसेस बढ़ा देने से करंट बेशक कम होता है लेकिन फिर वो ओवरऑल कम होता है। और मैंने कहा था इस तरह नहीं होता कि किसी रेजिस्टेंस में करंट एंटर ज्यादा हो और उसमें से निकल कम हो रहा हो।
अगर किसी में करंट ज्यादा एंटर हो रहा है और निकल बाद कम रहा है तो वो चीज उस पर पॉजिटिव चार्ज उस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाना चाहिए, और it should get excessively positive as the current in this situation remains कि the current entering is 6 ampere and the current leaving is 4 ampere. ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा था इस तरह का ज़हन ना बनाए। फिर मैंने कहा था एक सफियर को अगर आपने नेगेटिवली चार्ज करना है और आप उसका सफियर को आप नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उसका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड नहीं करेंगे बैटरी का। और यहाँ पर वंस अगेन मैंने आपको बताया था कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में अगर करंट I2 आ रहा है तो पॉजिटिव से आपने I1 नहीं सपोज कर। और फिर ये देखिए राइट साइड पे चार्जिंग और डिसचार्जिंग की बात की। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हो तो बैटरी डिसचार्ज कर रही होती और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा हो और नेगेटिव से निकल रहा हो तो वो बैटरी चार्ज हो रही होती और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती। फिर उसके बाद 12वां पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर करंट टाइम ग्राफ हो तो उसका एरिया हमेशा टोटल चार्ज के पास के बराबर होता है, और चार्ज टाइम ग्राफ हो तो उसकी ग्रेडियंट करंट होती है। उसके बाद आगे चले तो हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि कैलकुलेट करंट इफ 5.2 into 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स पास अ पॉइंट इन 100 years। ये हमने एक न्यूमेरिकल किया था, और उसके फौरन बाद हमने एक न्यूमेरिकल नंबर 2 किया था 14। वो था, मैंने कहा कि करंट इन अ सर्किट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 100 मिली एम्पियर to 20 मिली एम्पियर इन 60 seconds। कैलकुलेट द टोटल चार्ज पासिंग। और वो फिर मैंने आपको बताया था कि आपने एवरेज करंट इनटू टाइम करना है, और गालिबन उसके साथ ही हमारी गुफ्तगू वहां पर खत्म हुई। आप में से ग्रुप में बच्चों ने कहा जी नोट शेयर कर दें, मैंने नहीं शेयर किए अभी तक। इसकी वजह ये थी कि ये मुकम्मल नहीं हुए अभी तक। मैंने सिर्फ I=Q/T से रिलेटेड मेरी गुफ्तगू अभी तक खत्म नहीं हुई, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा, और जब ये मुकम्मल आज हो जाती है तो फिर मैं आपको इसके नोट सेंड कर दूंगा। तो पॉइंट नंबर 15 भी एक न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल क्या है ये? वो कहता है कि इफ अ करंट ऑफ 160 माइक्रो एम्पियर exists in the wire, calculate the number of electrons passing per unit time. Calculate the per second, sorry, number of electrons per second. If a current of 1.160 microampere exists in the wire, calculate the number of electrons passing per second या flowing per second। ये बड़ा सादा सा न्यूमेरिकल है। आप देखें करंट इज किसके बराबर होता है बेटा? चार्ज ओवर टाइम के। और चार्ज किसके बराबर है? Ne/T के, where n is the number of electron and E is the charge on one electron। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो कि आपने निकालना क्या है। आप लोग ये चीज देखो इसको कि I is equal to Ne/T। इसमें करंट किसके बराबर? 160 माइक्रो एम्पियर, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और टाइम क्या है? 1 सेकेंड। इससे आपके पास क्या आ जाएगा? 160 into 10⁻⁻6 over 1.6 into 10⁻⁻19। तो ये किसके बराबर बन गया जनाब? 100 into 10 raised to power plus 13 या 10 raised to power 15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो जब भी आपको वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कहे तो आपने ये करना है N/T is equal to I/E।
और नंबर ऑफ n/t है ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है। यानी आपने क्या करना है, करंट को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो आपके पास हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब आ जाता है जनाब 16 पॉइंट अगेन फिर एक न्यूमेरिकल है। और कैसा न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं हम लोग। बेटा ये एक डिस्क है, ये क्या है, ये एक डिस्क है, इस पे ये ना ऐसे करके स्टड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ बहुत सारे स्टड्स नहीं बना सकता, लेकिन लेट्स से कि काफी सारे आप कहें कि n स्टड्स लगे हैं, एंड ये 1 स्टड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और उस तरह बहुत सारे लगे हुए हैं। वो हम आखिर में टोटल n स्टड्स हैं। डिस्क हैज n studs, each carrying a charge of चार्ज Q। यानी हर एक से आपने फर्ज करें कुछ इलेक्ट्रॉन छीने में और वो पॉजिटिवली चार्ज है, और आपने हर स्टड को पॉजिटिव उससे इतने इलेक्ट्रॉन छीने हैं कि उसके ऊपर +Q का चार्ज आया। एंड डिस्क इज रोटेटिंग, ये डिस्क पॉइंट O के गिर्द रोटेट कर रही है ऐसे। दिस डिस्क इज रोटेटिंग। अब ये जब डिस्क रोटेट कर रही है, इट मेक्स F rotations per second या P rotations per second. This disk makes P rotations per second. क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन an expression for the current at circumference. Disk has n studs each carrying a current of Q. This disk makes P rotations per second. Write down an expression for current at circumference. जी, अब देखिए जब ये डिस्क आपके सामने से एक दफा गुजरी, फर्ज करें आप यहां खड़े होकर देख रहे हैं, ये आपकी ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, तो एक जब रोटेट, इससे पहले मुझे पूरी डिस्क पे चार्ज कितना है। एक स्टड पे अगर Q है तो 2 स्टड्स पे कितना होगा 2Q, और 3 स्टड्स पे कितना होगा 3Q, और n स्टड्स पे कितना होगा NQ। तो टोटल चार्ज इस पे कितना है, चार्ज ऑन डिस्क वो है जी NQ। टोटल चार्ज ऑन द डिस्क जो है वो क्या है NQ। अब जब ये डिस्क आपके सामने से एक दफा घूमेगी, अब अगर ये डिस्क आपके सामने से एक दफा घूमती है तो कितना चार्ज आपके सामने से गुजरा जी NQ, और 2 चक्कर लगाए तो आपके सामने से कितना चार्ज गुजरा 2NQ, और अगर ये 3 चक्कर लगाए तो 3NQ, और अगर ये फर्ज करें P चक्कर लगाए तो आपके सामने से PNQ चार्ज गुजरा। और P चक्कर तो ये 1 सेकंड में लगा लेती, तो करंट किसके बराबर होता, चार्ज ओवर टाइम के, PNQ ओवर 1 या NPQ। अगर आप इसको सर इसमें P क्या है? P जो है रोटेशंस पर सेकंड है। P इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। ओके, P रोटेशंस पर सेकंड, n नंबर ऑफ चार्जेस और Q चार्ज है, n नंबर ऑफ स्टड्स, अच्छा and नंबर Q is the charge on one stud.
ओके जी बेटा, सब लोगों को समझ आ गई कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक। ये था जी 17th पॉइंट, सॉरी 16th, अब 17 है। ये भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है कि नहीं? और ये कोई, मैंने इसको पहली दफा कैम्ब्रिज के पेपर में 1993 के पेपर में देखा था। तो आप ये मत समझे कि 1993 में तो अब कैसे आएगा, मैंने 80s के क्वेश्चंस 2010-11 में दोबारा आते देखे। तो 1993 में वो कहता है जी कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यूं गोल दायरे में घूम रहा है, और जो दायरे का रेडियस है वो r है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है। तो उसके कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज करंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। जी, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट। जी, अब देखें, ये दायरे में घूम रहा है, इसका रेडियस r है, इसकी वेलोसिटी v है, और इस पर जो चार्ज है वो e है। अब हम कैसे इसका करंट का एक्सप्रेशन बनाएं? पहली बात तो ये है कि एक पहला पॉइंट तो ये है कि आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क पता होना चाहिए। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क क्या होता है बेटा? बेटा ये फर्ज करें, ये मैं ना इस पे एक्सेस पे महीने के जो एक महीने में 30 डेज होते हैं ना, मैं ये उन्हें लिख रहा हूं। ये 27, 28, 29 और ये 30, महीने में 30 दिन। फर्ज करें कि महीने के पहले दिन मेरी तनख्वाह बैंक में आ जाती है 60,000 पर मंथ। तो उस एक दिन फर्स्ट को जो मेरी इनकम है, सिर्फ ऑन द फर्स्ट मेरी इनकम जो है वो है 60,000 per month. On that day, on the first of the month, on the starting day of the month, my income is 60,000 per month से, और बाकी 29 days कोई इनकम नहीं है, बाकी 29 days कोई इनकम नहीं है। I can say that I earn 60,000 per month on the first of the month, and then I do not earn anything on the rest of the 29 days. तो ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। लेकिन अगर मैं उस 60,000 को 30 से डिवाइड करूं, आई कैन से दैट आई मेक 2,000 rupees पर डे। आई मेक 2,000 rupees पर डे बेटा, इफ आई जस्ट डिवाइड दैट बाय फुल 30। ठीक है, अब फर्ज करें ये करंट आपके सामने से गुजर रहा है, आप यहां खड़े हैं, जहां ब्लैक एरो है यहां खड़े हैं। तो जब करंट आपके सामने से गुजरता है तभी, जब इलेक्ट्रॉन आपके सामने से गुजरता है तभी करंट है ना। इलेक्ट्रॉन आपके सामने से गुजर गया तो ये एक पल्स ऑफ करंट है। फिर काफी देर बाद फिर दोबारा गुजरा ब्लैक एरो के सामने, फिर एक पल्स ऑफ करंट है। फिर काफी देर बाद फिर गुजरा, तो पता चला कि आपके सामने से सिर्फ वो जन करके एक दफा गुजर जाता है, और जब वो आपके सामने से गुजरता है और फौरन गुजर जाता है तो वो एक बड़ी एक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप ये चीज देखिए, जब आपके सामने से गुजरता है तो उस वक्त जो वो चार्ज आपके सामने से गुजरता है वो ई है, और फिर जब दोबारा गुजरता है तो फिर आपके सामने से जो चार्ज गुजरता है वो क्या है? ई है। ठीक है कि नहीं? फिर दोबारा जब आपके सामने से गुजरता है तो चार्ज ई, और आपके सामने से गुजरने में उसको देर कितनी देर बाद दोबारा आता है गुजरने के लिए? कितना टाइम है ये बेटा? 2πr/v। सरकमफ्रेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? वो टाइम आएगा जितनी देर में इलेक्ट्रॉन आपके पास दोबारा आता, फिर दोबारा आया तो कितना टाइम? 2πr/v, यहां से यहां तक। अच्छा, अब अगर मैं इस करंट को सर इसमें जो आपने ये 3 हम्प्स बनाए हुए हैं, ये हैं क्या? ये 3 माउंटेन्स जो हैं ये जो हम्प्स बनाए ये है एक्चुअल करंट। ओके देखो ना, तुम्हारे सामने से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तभी करंट है। फर्ज करो करंट, जब तुम यहाँ देख रहे थे करंट तुम्हारे सामने से यहाँ गुजरा, ये मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में तुम्हारे सामने से गुजरा, तो उस वक्त करंट था। जब करंट बी और सी से गुजर रहा था, बी और सी के दरमियान था इलेक्ट्रॉन,
तो ए और बी के दरमियान तो नहीं था ना, और हेलो, हमें नजर नहीं आया। और हमें नजर भी नहीं आया। जब वो क्या कहते हैं, ए से बी के बीच में था तो करंट आपके सामने से था, चार्ज गुजर रहा था। जब वो बी से सी जा रहा था तो आपके सामने से नहीं था। जब सी से डी तक जा रहा तब भी आपके सामने नहीं था। जब डी से ई जा रहा था तब भी आपके सामने नहीं था। तो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पल्स ऑफ करंट की तरह होता है, ऐसा है कि नहीं? यस एक सर। सिंगल Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो एक पल्स ऑफ करंट की तरह नहीं है। हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो वो आपके सामने से गुजरा, एक पल्स ऑफ करंट गुजर गई, फिर दोबारा आपके सामने से गुजरा तो ये गुजर गई। और दो दफा के गुजरने के दरमियान का जो टाइम है, ये देखिए ना, अगर वो दायरे में से घूम रहा है, अगर वो दायरे में घूम रहा है, तो आप खुद देखें, ये देखें, यूं कुछ मामलात पेश आ रहे हैं। यहां टाइम है, यहां करंट है, आपके सामने से गुजरा ये करंट, फिर आपके सामने से गुजरा ये करंट, फिर आपके सामने से गुजरा तो ये करंट। लेकिन आपको पता है कि हर दफा आपके सामने से जो चार्ज गुजरा है वो ई चार्ज है। आपको पता है करंट टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है ई। तो ये हर दफा जब भी आपके सामने से गुजरता है तो ई चार्ज गुजरता है। क्यों ई चार्ज गुजरता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कैरी ही ई को करता है। और एक दफा आपके सामने से गुजरा, दोबारा आने में जो टाइम लेता है वो 2πr/v है। और फिर कितना टाइम लिया दोबारा आने में? 2πr/v। बेटा मुझे पता है किसको ये 2πr/v समझ नहीं आया जी। मुझे नहीं समझ आया ये टू टाइम कैसे 2πr/v है। मुझे एक बात बताओ, यहां से ये कितना डिस्टेंस यार? अगर ये रेडियस है जोहेब, ये कितना डिस्टेंस है बेटा? 2πr। यार इस डिस्टेंस को, एक चीज जो है, एक चीज जो है वो आपके सामने से गुजरी सर और एस यहाँ वी टी से टी इज इक्वल टू एस ओवर वी 2πr डिवाइड बाय वी। हाँ याद समझ गया सर। टाइम, आपको पता ना टाइम किसके बराबर है? एस डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी कह लें, डिस्टेंस ओवर स्पीड कह लें। ज्यादा अच्छा लफ्ज के लिए यहाँ पर डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अब आप ये चीज देखें, तो करंट किसके बराबर होगा? ई वी ओवर 2πr। मुझे बताएं कोई इसमें मसला तो नहीं है? हेलो, No, sir. ठीक। अब आगे देखें एक और। अब आपने देखा अभी तक चल क्या रहा है, करंट इज इक्वल टू वही चल रहा है। 18th आपके सामने शुरू हो रहा है। 18 पॉइंट एक न्यूमेरिकल है जो 80s में आया करता था, मल्टीपल चॉइस है, ये भी क्वेश्चन है, ये 80s में आया करता था। तो मैंने ये सोच के ये पढ़ाना छोड़ दिया कि अब किधर आएगा ये, तो मैंने नहीं पढ़ाया अब काफी अरसा। ये 2010 या 11 या 12 के किसी पेपर में मैंने इसकी दोबारा शक्ल देखी। मैंने कहा यार मार, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता, पढ़ाना ही पड़ता सारा कुछ, आप रिस्क नहीं ले सकते। ये जनाब एक बेल्ट है जिसकी विड्थ W और दिस बेल्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। is moving right velocity v, और ये बेल्ट पॉजिटिवली चार्ज है। ये सारी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है बेल्ट। ठीक है कि नहीं? और इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया सिग्मा।
अब वो कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट। क्वेश्चन क्या है जनाब? राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट। मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये क्वेश्चन 80s में कहीं आया, मैंने काफी अरसा पढ़ाया फिर छोड़ दिया ये सोच के कि कहाँ आएगा, वो दोबारा चक्कर लगा दोबारा आ गया जनाब। मैं कह रहा मार सर जब ये मैं चार्ज डिवाइड बाय एरिया के साथ जो ये लगा हुआ ये सिग्मा होता है ना ये सिग्मा, सर? उसने ये इसको सिंबल करंट होगा सिग्मा इनटू एरिया डिवाइड बाय टाइम। अच्छा सही है। अच्छा आप मुझे फर्ज करें कि हम कहते हैं जी कि ये लेंथ L है, लेट्स से ये लेंथ L है, तो आप मुझे ये बात बताएं कि एरिया ऑफ द बेल्ट कितना है? जी एरिया ऑफ बेल्ट कितनी है? LW। बेटा एरिया ऑफ द बेल्ट क्या है? LW है, ठीक है ना। एरिया ऑफ बेल्ट क्या है? LW, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि चार्ज इस पे कितना होगा? चार्ज ऑन द बेल्ट कितना है? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया तो सिग्मा LW। चार्ज ऑन बेल्ट। अब आप खुद ये चीज देखें कि चार्ज जो है, चार्ज किसके बराबर है? चार्ज ओवर एरिया जो है वो सिग्मा के बराबर है। उसने आपको बताया चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज किसके बराबर होगा? सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया किसके बराबर है? LW, ठीक है। तो अब करंट किसके बराबर आएगा? ये इसको यूं करने हैं। अब करंट किसके बराबर है? चार्ज ओवर टाइम। चार्ज बराबर किसके है? ये। अब आपको होता है लेंथ ओवर टाइम किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। आप खुद देखिए ना, ये जो ये L और T है, इसकी जगह क्या डाल दें? वेलोसिटी डाल दें, तो करंट की एक्सप्रेशन ये बन जाएगी, चार्ज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू सिग्मा। जी किसी को कोई मसला तो नहीं बेटा इसमें? हेलो, No, sir. ठीक, अच्छा जी। अब बेटा यहां से जो है ना ये क्या कहते हैं, I इज इक्वल टू Q ओवर T का जो ये चैप्टर है यहाँ खत्म होता है। इसमें हमने काफी पॉइंट्स को पढ़ लिया है और इसी का हम एक नया यहाँ से आगे सिलसिला शुरू करने लगे हैं, और उसका नाम है जी, टॉपिक का नाम है नकवी। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? हैरान ना हो आपके जी, नकवी तो जाद होती है एक। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इस तरह से कहेंगे तो क्या होगी? नेव शायद बने, नेव, नकवी या नेव, नेवी कह लें, जो भी आप कहना चाहें। आए इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और पॉइंट नंबर हमारे कितने हो चुके थे जनाब? 18 पॉइंट्स हो चुके थे। 18 पॉइंट्स के बाद 19 पॉइंट से ये शुरू हो रहा है जनाब, ठीक है कि नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे कि व्हाट आर चार्ज कैरियर्स। जी पहला क्वेश्चन ये है कि चार्ज कैरियर होता क्या? हम्म, जी व्हाट आर चार्ज कैरियर्स। जी व्हाट आर चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स होते क्या है, ठीक है कि नहीं? अब ज़ाहिर एज द नेम सजेस्ट, as the name suggests, they are responsible for the movement of charges, responsible for the existence of current. Charge carrier
as the name suggests, as the name suggests, are responsible for movement of the charges. Responsible for the current. Existence of current. आपको पता नहीं सर, गधे जो होते हैं वो ईंटें लाद के लेके जा रहे होते हैं। गधे जो है बेटा ईंटें लाद के जा रहे होते हैं, तो आप हर डंकी को क्या कहेंगे? वो कैरियर ऑफ द ब्रिक्स है, ठीक है ना? क्या है? कैरियर ऑफ द ब्रिक्स है, ठीक है कि नहीं? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ द चार्ज। मिसाल के तौर पे सिंपल एक वायर के अंदर, ये देखो ये एक वायर है, ठीक है कि नहीं? थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं। ये एक वायर है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये इसके एटम्स हैं, ये वायर में एटम्स हैं बेटा। ब्लू में हम बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के गिर्द घूम रहे हैं। ब्लू में कौन है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। और पर्पल में कौन है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैसे आवारा फिर रहे हैं। जिस तरह एक बंदा अपना घर से निकल के बाहर गली में आवारा फिर रहा होता ना, ऐसे टाइम जाया कर रहा होता। गली के नुक्कड़ पे मोहल्ले में चंद लफंगे आपको पता है बाहर बैठे होते हैं, अक्सर दुकानों की थड़ों पे और पब्लिक प्लेसेस पे बैठे होते हैं। तो इस तरह आप समझे कि ये जो पर्पल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली इन्हीं एटम्स के हैं जो मैंने दिखाए, इन्हीं 8 एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन के बाहर फिर रहे हैं। अब होता ये है कि ये फर्ज करें कि कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आया है करंट का, जो ही वो इलेक्ट्रॉन इधर से अंदर एंटर होता है ये पर्पल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और उधर से जब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर होता है तो यहां से एक और पर्पल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि करंट जाहिर है वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उस वायर के अपने इलेक्ट्रॉन्स भी हिस्सा लेते हैं। यानी उस वायर के एक एंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं तो वो वायर इंतजार नहीं करती कि वो पूरा सफर गुजार कर उसके अंदर से निकल कर आगे जाए। इस तरह अगर हो तो हम स्विच ऑन करें तो थोड़ी देर बाद लाइट को ऑन होना चाहिए, मगर लाइट तो फौरन ऑन हो जाती है। इसकी वजह यह है कि आप इधर से एक इलेक्ट्रॉन उस सैंपल में एंटर होता है तो आगे से उसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी टाइम पे कांस्टेंट रहते हैं। तो अब जब ये करंट मेटल जो वायर्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स जी इन मेटल्स या मेटेलिक वायर्स। और सिंपल किसी पीस ऑफ मेटल में भी किसी भी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। जी बताएं, यहां तक ठीक है? ये पहला पॉइंट। अब आपको पता है दूसरा है बेटा कि ये फर्ज करें कोई इलेक्ट्रोलिटिक बात है, इसके अंदर वो है, फर्ज करें मैं ऐसी बात कर देता हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और फर्ज करें कि इसमें एल्युमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ। तो अब आपको पता है कि जाहिर है जब सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो एल्युमिनियम आयंस होंगे, ठीक है, और सल्फेट आयंस होंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन आप रखते हैं उसके साथ बैटरी जोड़ देते हैं, उसको यूं कर देते हैं,
तो क्या होगा इसमें, ये जो एल्युमिनियम आयन है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। एल्युमिनियम आयन क्या है, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। एल्युमिनियम आयन किसकी तरफ मूव करता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और सल्फेट आयन किसकी तरफ मूव करता है, पॉजिटिव प्लेट। तो ये जो रीजन है जिसको मैं इस तरह से ग्रीन कर देता हूँ, ये जो पूरा रीजन है इसमें भी तो करंट फ्लो कर रहा है, सोल्यूशन में फ्लो कर रहा है बेशक, और वो समझे पूरा ही उसका बात ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इस पूरे जगह में आप देखें इसमें जो करंट एग्जिस्ट करता है उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, इन इलेक्ट्रोलिसिस वो आयंस, एल्युमिनियम आयन इज एक्टिंग एज अ चार्ज कैरियर और सल्फेट आयन इज एक्टिंग एज अ चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलिसिस। Ions are charge carriers, ठीक है कि नहीं। चार्ज कैरियर्स को अब मैं सी एपोस्ट्रोफी एस कहूंगा। क्या कहूंगा जी, चार्ज कैरियर्स को बेटा मैं क्या कहूंगा, सी एपोस्ट्रोफी एस सब कहूंगा, चार्ज कैरियर्स, ठीक है कि नहीं। तो अब आप इसी तरह से देखें जब गैसियस डिस्चार्ज होता है, फर्ज करें ये ट्यूब है कोई, एक मिनट सर, ये पॉजिटिव ये आयंस, ये क्या आप इसे दोबारा बता सकते हैं कैसे ये चार्ज कैरियर्स हैं? और क्या एल्युमिनियम पूरे का पूरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं मूव कर रहा, मूव कर रहा। और आप देखें एल्युमिनियम का चार्ज कितना है, 3+। 3 टाइम, हम अब उसको अगर कूलम से मेजर करेंगे तो इस ये चार्ज, ये चार्ज अगर कूलम से मेजर करेंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है कि नहीं। और सल्फेट का चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻19। तो सल्फेट आयन भी एक चार्ज कैरियर। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है, हेलो। नो सर। ठीक है, अब इसी तरीके से जो ट्यूब लाइट होती है, आपने ट्यूब लाइट देखी है, ट्यूब लाइट्स के अंदर जो रोशनी होती है, मैं अब उसको तो डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, वो मेरा आज का एजेंडा नहीं है, मगर ट्यूब लाइट्स के अंदर आपको पता है, फर्ज करें आपने वो लफ्ज सुना है नियॉन लाइट्स, आपने Yes, नाम sir. सुना है नियॉन लाइट। Yes, वो sir. क्या होता है, उसमें नियॉन का पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा होता, पूरा आयन ही मूव कर रहा होता, और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और वो इसमें बहुत ज्यादा लाइट निकल रही होती है, नियॉन लाइट्स। तो अब इसके अंदर आप देखें पूरा जो वो पॉजिटिव आयन है वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन द गैसियस डिस्चार्ज। तो जो ट्यूब लाइट्स होती है उनमें गैसियस डिस्चार्ज हो रहा होता है। गैसियस डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि कोई गैस आयनाइज हो रही होती है। इन गैसियस डिस्चार्ज आयंस are charge carriers. Ions and electrons are charge carriers. ठीक है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है बेटा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स बेटा हम ना इस चीज को, मैं यकीन करें मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं अपने लेक्चर को इतना बोरिंग करूं या मैं इस तरह से आपको ऐसे मुश्किल में डालूं, लेकिन आप यकीन करेंगे कैम्ब्रिज वाले भी बाज नहीं आते, वो कोई ना कोई टांग ऐसी अड़ा देंगे जो सिलेबस से भी दाएं बाएं कुछ ना कुछ मसला कर देंगे। मैं हरगिज ये सेमीकंडक्टर्स का डिस्कशन अपने उसमें शामिल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा।
ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं जी, बता सकते हैं आपके नहीं? सर ये सेमी यानी कि सेमी कंडक्टर्स होते हैं और सेमी इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि लाइक दरमियान के तक उनकी कंडक्टिविटी होती है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि आप केमिस्ट्री भी माशाल्लाह सारे लेते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में कौन से वाले हैं? तो वो एल्यूमिनियम में करीब एक मेटलॉइड्स जो होते हैं। बेटा ये ज्यादातर ग्रुप 4 है, हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 में कौन है? कार्बन। फिर कौन है? फिर कौन है? इनमें खूबी क्या है? ये टेट्रावेलेंट है और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर आप ये चीज देखें, सिलिकॉन की मिसाल ले लें। सिलिकॉन का एक एटम 4 सिलिकॉन के एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। सिलिकॉन का एक एटम 4 सिलिकॉन के एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ये देखिए, अब होगा क्या बेटा, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, तो आप मुझे बताएं सिलिकॉन के तो चारों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग का हिस्सा बने हुए हैं, तो क्या सिलिकॉन कंडक्ट करेगा? जी, आप बता सकते सिलिकॉन कंडक्ट करेगा? जी, सिलिकॉन कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? इंसुलेटर है। क्यों इंसुलेटर है? इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, इसके पास चार्ज कैरियर्स नहीं है, ठीक है ना। ये प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को मैं फिलहाल पूरा ही लिखता हूं, ठीक है। और प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब होगा क्या जनाब, थोड़ा सा जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपने तो पढ़ा हुआ ना कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं, ये एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ये एटम भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ये एटम भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये सारे एटम्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी वाइब्रेशन विगोरस हो जाएगी। बेटा ये वाइब्रेशन जो है ये करती है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ के यूं फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ये देखें, हम ऐसा कर देते हैं कि ये जो मैंने इसको बनाया है, ये मैं थोड़ा सा नीट बना देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन ब्लू है और जो एक ब्लू रिंग है, ब्लू रिंग है होल, इसे क्या कहते हैं? होल। होल का मतलब क्या है? इस जगह इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था, इस जगह इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था, मगर यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको होल कहते हैं। और इसको दे ट्रीट होल एज पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, दे ट्रीट होल एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ये क्या बात, बड़ी अजीब सी बात है। आए देखें जरा, फर्ज करें इस पूरे सैंपल को, इस पूरे सैंपल को ऐसे करके इस एंड को पॉजिटिव कर देते हैं और इस एंड को नेगेटिव कर देते, वायर्स बैटरी के साथ जोड़। ऐसा करने से क्या होगा?
जब एक एंड को पॉजिटिव करेंगे और एक एंड को नेगेटिव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये यूं इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ऐसा करते हुए मुमकिन है कि वो उसकी जो साइड वाइज मूवमेंट है दाएं बाएं वो भी साथ साथ चले, यूं पहुंच जाएगा। होल को देखें, होल को क्या होगा बेटा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन था, कोवेलेंट बॉन्ड का हिस्सा था जो मैंने रेड से दिखा रहा हूं, इसने जंप की और होल को फिल कर दिया। और अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ ये कि अब देखें ये हुआ कि ये होल वाली जगह भर गई, अब यहां होल नहीं है, इसकी जगह होल यहां आ चुका है, होल यहां आ गया। अब बड़ी अजीब सी बात है, अब देखें यहां से इस इलेक्ट्रॉन ने जंप करके इसे भर दिया, तो क्या हुआ कि ये जगह अब भरी गई क्योंकि अब यहां होल नहीं है और वो होल अब यहां है। ठीक है कि नहीं, सही है, आप नोट कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसने इस जगह को भर दिया, तो क्या हुआ, वो होल यहां आ गया। आप सर नोट कर रहे हैं कि होल, आप नोट कर रहे हैं कि होल की पहली पोजीशन कौन सी थी, ये, फिर होल यहां गया, फिर होल यहां आया, फिर होल यहां आया। अब पूछें क्या हुआ ये कि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसने इसमें जंप लगा के इसे भर दिया। तो पूछे अब क्या, ये क्या बात, ये कोई नया चाल हो गई। अब उसकी वजह से सारी सूरत हाल चेंज हो गई और अब क्या हो गया, वो जहां पहले था होल अब वहां बिल्कुल भरी गई वो जगह, और जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप गई वहां एक नया होल जनरेट हुआ। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि होल यहां से यूं होता हुआ यूं आया है, और हम कहेंगे चूंकि होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो इसे कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दे ट्रीट होल एज अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसको आप कहें सर ये मुझे समझ नहीं आया, मजा नहीं आया। फर्ज करें कि ये कोई कुर्सी है, ये फर्ज करें ये कोई और कुर्सी है, ये फर्ज करें एक और कुर्सी है, ये एक और कुर्सी, ये 5 कुर्सी हैं और इन पे 4 बंदे बैठे हुए, यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ एक बंदा, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा भैया, पहले 1 मिनट ठहरे, फर्ज करें यहां एक बंदा बैठा, यहां एक बंदा बैठा हुआ, यहां एक बंदा बैठा हुआ, यहां एक बंदा बैठा हुआ, यहां एक बंदा बैठा, और खाली कुर्सी जो है वो लेफ्ट पे पड़ी हुई। फिर क्या हो, ये वाला बंदा उठा इधर बैठ गया, ये वाला बंदा उठा इधर बैठ गया, ये वाला बंदा उठा इधर बैठ गया, ये वाला बंदा उठा इधर बैठ गया। अब क्या सूरत हाल होगी, अब वो पहले 4 बंदे जो थे, वो पहले 4 बंदे देखें किधर बैठे थे और अब वो इधर बैठे। ठीक, पहले किधर बैठे हुए थे, पहले ऐसे बैठे हुए थे। हम ये नहीं कह सकते कि खाली कुर्सी जो है वो लेफ्ट से राइट चली गई, कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जी कि खाली कुर्सी ने सफर किया और वो लेफ्ट से राइट होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी। और अगर होल को मैं सच बयान करूं तो होल क्या है, जंपिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदरों अंदर जो जंप करते हुए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, वो है, लेकिन हम उसको ट्रीट क्या कर रहे हैं, एज ए होल कर रहे हैं। तो बेटा सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर चार्ज कैरियर्स, और प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होते हैं।
और टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, ठीक है कि नहीं? इन सेमीकंडक्टर्स electrons and holes are charge carriers। जी, ये मेरा पॉइंट यहां पर खत्म हो रहा है। ये पॉइंट नंबर कितना था जनाब? ये पॉइंट नंबर एक्चुअली वो था 19वां। ये उसके पॉइंट्स थे, इसको पॉइंट 3 कहें। ये 19वें के सब पॉइंट्स थे। जी बेटा, किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो मुझे बताए, मैं हाजिर हूं बेटा। हेलो जी, नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां पॉइंट खत्म करते हैं और 20वें पॉइंट पर हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। 20वां पॉइंट है व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड, व्हाट इज थर्मल स्पीड एंड व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड of free electrons अब बेटा हम अपनी गुफ्तगू को ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तक रखेंगे समझने के लिए, हम अपनी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा नहीं फैलाएंगे, ठीक है जी। व्हाट इज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जी। तो अब आप ये चीज देखो, ये कोई मेटल की बॉडी है, ये क्या है? मेटल की बॉडी, ठीक है कि नहीं? इसमें ये सारे एटम्स हैं। ये ब्लैक में क्या है? एटम्स हैं, ये एटॉमिक न्यूक्लियस है। ये एटॉमिक न्यूक्लियस है। और बेटा ब्लू में क्या है? ये उनके अच्छे बच्चे हैं जो उनके गिर्द घूम रहे हैं। अच्छे बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चों की तरह उनके गिर्द घूम रहे हैं। और बेटा ये पर्पल में क्या है? ये उनके आवारा बच्चे हैं जो गलियों में घूम रहे हैं। एटम्स के बीच का जो रीजन होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कंडक्शन बैंड। ये जो बीच का इलाका होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप पूछे सर कंडक्शन बैंड आप शेड करके दिखाएं, तो वो मैं शेड करके आपको दिखाता हूं। कंडक्शन बैंड के लिए मैं बेटा ये जो है ना पीला रंग इस्तेमाल कर रहा हूं। आई होप आपको नजर आ रहा है। ये इलाका जो है, ये इलाका जो किसी एक एटम का नहीं है, जो एटम्स के बीच के कॉरिडोर्स हैं, इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। जो पीले रंग का इलाका, ठीक है कि नहीं, जिसमें वो पर्पल इलेक्ट्रॉन्स फिर रहे होते हैं। ये पीला जो इलाका है इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं जी? कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? और ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जहां उनके शरीफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आखिरी आखिरी शेल होता है ना शरीफ इलेक्ट्रॉनों का, जहां जहां तक एटम का होल्ड रहता है, ये कहता है वैलेंस बैंड। आखिरी जो इलाका है एटम के एटम के जो सबर्ब्स हैं, एटम का जहां 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 एटम का रोब है और इलेक्ट्रॉन्स अभी भी एटम के फेथफुल हैं, वो कहलाएगा वैलेंस बैंड। और पीला इलाका क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड, ठीक है कि नहीं? अब जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जी, वैलेंस बैंड कौन सा बताया आपने? ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन रीजन है ये वैलेंस बैंड है। ये जो ग्रीन है ये बेटा क्या है? वैलेंस बैंड है। और वो जो ऑरेंज है या येलो जो दिखाया है वो कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो फ्री होता है, बिल्कुल आवारा। आपने उसको कोई अपने अब्बू एटम से कोई गर्ज नहीं होती, उसको वो छोड़ चुका होता है। आपने मेटालिक बॉन्डिंग वाले में पढ़ी भी होगी कि सी ऑफ पॉजिटिव आयंस, sea of electrons in the positive ions of the nucleus are immersed in the sea of electrons.
ये सेंटेंस आपको आपके ओ लेवल के केमिस्ट्री के टीचर ने बताया होगा। यस ठीक है, अब आप ये चीज देखें, ये देखिए मैं अब रेड पेन से बता रहा हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कभी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ इस तरफ आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं जनाब। पूरा जो सैंपल है ना मेटल का, वो उन्होंने अपना घर बनाया हुआ, पूरा पूरे मल्ले को ही अपना घर का सेन समझते हैं, हर जगह फिरते टुरते रहते हैं ना, आवारा फिर रहे हैं, कोई फिक्र ना फाका, ऐश कर काका वाली बात। और अब मैं एटम्स के बगैर बनाता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, थर्मल अपनी स्पीड से यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं आ गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड है वो 0 है। ठीक है ना, एवरेज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज 0 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो वैसे जिस स्पीड से मूव कर रहा है ना, वो थर्मल स्पीड है उसकी, और वो थर्मल स्पीड उसकी खासी तेज होती है। ठीक है ना, speed with which the electron performs its random motion. Speed with which electron perform its random motion is called thermal speed. ठीक है, direction of electron changes after impact. Direction of electron changes after impact. और what is mean free path? ठीक है ना, mean free path क्या होता है जी? जी, mean free path क्या होता है जी? जी, mean free path is the average distance that an electron travels before making another impact. Average distance that electron travels before making another impact. दो टकरों के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो मीन फ्री पाथ कहलाता है। ठीक है, अब फर्ज करें मस्जिद में कोविड-19 की वजह से जुमे का इज्तिमा ऐसे हो रहा है। फर्ज करें मस्जिद में कोविड-19 की वजह से सफ़ें इस तरह बनी हुई हैं, बीच में गैप्स हैं, ये नमाजियों को आप एटम समझ लें, न्यूक्लियस समझ लें, और एक कोई बंदा अपने ना 2-3 साल का बच्चा साथ ले गया, वो शरारती बच्चा बीच में यूं फिर रहा था। अब जब इस तरह के माहौल में वो शरारती बच्चा काफी डिस्टेंस तय कर जाएगा और किसी नमाजी से टकराएगा नहीं, क्योंकि नमाजी अपनी जगह पर है। तो लो टेम्परेचर पे चूंकि एटम्स वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, क्या नहीं कर रहे होते? लो टेम्परेचर पे एटम्स वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, ज्यादा विगोरसली वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, तो मीन फ्री पाथ ज्यादा होता है। एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है कि नहीं? At low temperatures, atoms do not vibrate vigorously. At low temperatures, atoms do not vibrate vigorously. As a result, फिर क्या होता है जी बेटा? तो मीन फ्री पाथ ज्यादा होता है। As a result, रिजल्ट के स्पेलिंग ही गलत लिखती है। As a result, mean free path is large.
value of mean free path is big. मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है बेटा। फर्ज करें वो उस लड़के के अब्बू यहाँ थे और वो छोटा बच्चा 3 साल का नमाजियों की सफे चीर था, वह यहाँ कहीं चला गया, इधर खड़ा था वो, उसको बी कह देते हैं। फर्ज करें ईद की नमाज है, ईद की नमाज जब खत्म हुई तो लोग उठकर एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए, गले मिलना शुरू हो गए, मूव करना शुरू हो गए। उस बच्चे ने जब ये देखा कि वो नमाज तो खत्म हो गई है, वो फौरन वापस अपने अब्बू की तरफ भागा। अब वापसी पे चूंकि अब वो वाला स्टेटस तो नहीं था कि नमाजी अपनी जगह पर ही खड़े थे, वो तो मूव कर रहे थे। उस बच्चे की 5-6 लोगों से टकरें हुई और तब जाकर कहीं वो अपने अब्बू के पास पहुंचा। तो पता चला कि जब टेम्परेचर बड़ा हो जाए, अब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एटम्स की वाइब्रेशन विगोरस हो जाती है, और एटम्स की वाइब्रेशन जब विगोरस होती है तो मीन फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ कम हो जाता है तो उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाती है। अब यहां से शुरू हो रही है जनाब, व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड, पॉइंट नंबर 22। टॉपिक का नाम है जी ड्रिफ्ट स्पीड। हेलो, आप लोगों को बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ड्रिफ्ट स्पीड, वो आपने स्क्रीन एकदम गुम हो गई है सबके सामने कि नहीं? स्क्रीन स्टक हो गई है। अच्छा, वो मेरा नेट के कनेक्ट ब्रेक हो गया था। अच्छा जी, सब लोग इधर देखिए बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड? अच्छा, फर्ज करें लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल कि जनाब सर इरफान ना किसी जगह इनवाइटेड है ना, टीचरों में इनवाइटेड। फर्ज करें इस तरफ खाना लगा हुआ, इस तरफ खाना लगा हुआ, और ना मैं सर इरफान यहाँ कहीं खड़े हैं, और फर्ज करें सर इरफान अपनी ओवर ईटिंग की वजह से बड़े बदनाम, और अब वो उनका दिल है कि मैं खाऊं जाकर, और इस तरह खाऊं कि किसी को पता भी ना चले। इधर सर शौकत अब्बासी खड़े हैं, इधर जनाब सर क्या नाम है, फर्ज करें कोई मैथ्स के टीचर सर शायद लुकमान खड़े हैं, इधर सर जो है ना वो कोई और लेट से सर उस्मान साहबजादा खड़े हैं, इधर कोई और टीचर खड़ा है। तो मैं ना इधर जाता हूँ, शौकत अब्बासी साहब से गले मिलता हूँ, फिर बातें करता हुआ शायद लुकमान साहब के पास जाता हूँ, फिर इधर सर उस्मान साहबजादा के पास जाता हूँ, इधर सर गुल खिताब के पास जाता हूँ। अब अपनी तरफ से मैं चोरी कर रहा हूँ, पता नहीं चलने दे रहा, फिर आस्ता से गुल खिताब साहब के पास से जाके मतलब खाने वाली डिश पे जाता हूँ, वहां से कुछ खा के इधर उधर उधर ऐसे ऐसे घूमता घूमता वापस आ जाता हूँ। तो एक्चुअली जो मेरी ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है खाने की तरफ, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करें तो ये मेरी ड्रिफ्ट स्पीड है। I'm actually drifting towards that dining table. I'm drifting towards, but I'm drifting in the manner that कि मैं पता नहीं चलने दे रहा किसी को कि मैं एक्चुअली खाने की टेबल की तरफ गया। मैं सर शौकत अब्बासी से जाके जफ्फा लगाया, फिर मैं सर शायद लुकमान से गले मिला, उधर मैं सर उस्मान साहबजादा से गले मिला, और फिर मैं सर गुल खिताब के पास चला गया। अब मैं कोशिश ये थी कि मैं पता किसी को न चलने दूं कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ एक्चुअली। तो अब ये देखें बेटा, इन साइड ये एक मेटल है, ये एक मेटल एक बॉडी है। आपने इसको यूं करके
पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और यहां से नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जब आप ऐसा करते हैं ना, आपके ऐसा करने से पूछें क्या हुआ, पूरे मेटालिक बॉडी में ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है। एक क्या स्टेब्लिश हो जाता है? इनफैक्ट सारी वायर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होता है तो आपको पता है कि ये बीच में एटम्स है, ये एटम्स है, ठीक है ना। ये उनके शरीफ बच्चे यानी वो अच्छे बच्चे जो चुप करके उनके गिर्द घूम रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं। और इसमें फिर आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को किससे जाहिर करें हम? रेड से कर देते हैं। ये वैलेंस बैंड हो गया इनका। ये क्या हो गया? ये वैलेंस बैंड कहलाता है, ठीक है। और ये जो इलाका है सारा कॉरिडोर, ये कंडक्शन बैंड बन गया। ये देखिए, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है कि नहीं। इस कंडक्शन बैंड में ये पर्पल कलर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? आवारा इलेक्ट्रॉन्स, जो उन्होंने अपने पेरेंट एटम को छोड़ा हुआ। ये आवारा इलेक्ट्रॉन है, पर्पल कलर में। अब जब आपने एक एंड पॉजिटिव कर दिया और एक एंड नेगेटिव कर दिया, इन आवारा इलेक्ट्रॉनों की मोशन को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। ब्लैक से शो करूंगा। ये आवारा इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल मोशन भी नहीं छोड़ रहा, ऐसे 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 करता पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। जो उसकी ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो उसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है velocity with which the charge carrier drifts towards the positive terminal or the negative। अगर charge carrier खुद positive है तो negative terminal। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड का क्या बनेगा फार्मूला? तो क्या होगा, इसको शुरू इस तरह से करते हैं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट and velocity of charge carriers is zero over a period of time. Average displacement and velocity of charge carriers is zero over a period of time. ठीक है कि नहीं? ये तो पहली बात होगी, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है? व्हेन द सैंपल ऑफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ सर्किट या कनेक्टेड इन अ सर्किट, व्हेन या व्हेन द सैंपल ऑफ व्हेन अ सैंपल of conductor is connected in a circuit, an electric field is set up। is set up। तो फिर क्या होता है बेटा? in the sample, ठीक है, which applies force on charge carrier। on charge carriers, ठीक है। फिर क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई थी? नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जी, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? हेलो जी।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेटल्स में पूछो क्या होती है। इन मेटल्स roughly 0.1 millimeter per second और बिलो, इससे भी कम होती है। और इन सेमीकंडक्टर्स कितनी होती है जनाब? few centimeters per second। यार ये तो बड़ी अजीब बात नहीं कर दी मैंने। हेलो जी, बेटा अजीब बात नहीं कर दी, क्या अजीब बात कर दी है जनाब? तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की मेटल्स में लेस देन सेमीकंडक्टर है। ये समझ नहीं आ रही कैसे हो सकता है। बेटा जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें कॉरिडोर्स अच्छे बने होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में समझो जिस तरह वो मैंने मिसाल दी थी ना कि नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और बच्चा वो बीच में से काफी देर तक गुजरता है, कई सफ़े चीर कर आगे चला गया, उसकी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। मेटल्स में मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, एटम्स करीब होते हैं। एटम करीब होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक लंबे कॉरिडोर में सफर नहीं कर सकता, सूनर और लेटर उसकी टक्कर जरूर होती। ठीक है, तो अगर सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लेना अकाउंट में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से सेमीकंडक्टर्स अच्छे कंडक्टर्स। बेटा अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? अच्छे कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? अच्छे कंडक्टर्स। सर एक सवाल है, मेटल से भी अच्छे कंडक्टर्स। जी, सेमीकंडक्टर्स जो आपको पता होगा, यानी कि जो कंप्यूटर्स के अंदर जो हम चिप्स बनाते हैं उनके जी, अंदर बिल्कुल। सेमीकंडक्टर्स क्या इसी वजह से इस्तेमाल कर लगाते हैं? जी 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 जी, नहीं इस वजह से नहीं लगाता। अच्छा, ऊपर के सर आपने वो एक मिसाल दी थी, वो यानी कि खाने वाली, सर इरफान और आपने बाकी टीचर्स को इंक्लूड किया था। ये मिसाल किस सिचुएशन में होती है? जब ये ड्रिफ्ट स्पीड इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है तो वो अपनी साइड वाइज मूवमेंट्स या थर्मल स्पीड को नहीं छोड़ता, दाएं बाएं भी मूव कर रहा होता है। अब देखिए जिगजैग पाथ में जा रहा है। ओके, तो यानी जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यानी कि एक ही डायरेक्शन यानी स्ट्रेट लाइन में, यानी चाहे वो जिगजैग यूं गुजर मुजर करके अपनी पॉइंट पोजीशन पहुंच जाता है? हाँ बिल्कुल, ये जो टिपिकल वोल्टेजेस हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में तब वो इस्तेमाल मूव करेगा जब आपने को मिलियन वोल्ट्स लगा दिए, फिर तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है कि नहीं? अगर आपने मिलियन वोल्ट्स लगा दिए फिर तो पॉजिटिव टर्मिनल उसको ड्रैग करता है ना अपनी तरफ डायरेक्ट। तो यानी वो लाइक एक तरीके से लाइक फिर भी यानी कर्व के तौर पे मूव करता है। हाँ, मतलब फिर उसमें मतलब जल्दी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, दाएं बाएं की मूवमेंट्स उसकी स्लो डाउन हो जाती है। अगर बहुत करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन आप एक समझा सकते हैं एक मिनट के लिए? ये देखें, एवरेज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज जीरो। ये वाला ऊपर ये जो है नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यूं ऐसे पहुंचा ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। ओके, नहीं सर, इसके ऊपर वाली जो लिखी हुई स्टेटमेंट वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस में? ऊपर एक्सप्लेन। हाँ, व्हेन अ सैंपल ऑफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, ये वाली स्टेटमेंट। जब आप इस तरह, अभी ये मैंने आपको बताया ना कि जब आप व्हेन अ सैंपल ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो ये अभी बताया नहीं था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये जो मैंने येलो और वेक्टर्स बनाए थे येलो के शुरू में बहुत सारे यार, अच्छा, दो कंडक्टर्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आजाद कर दी, ये सब समझ नहीं आ रहा। ये देखो यार, ये एक वायर है, अल्लाह के नेक बंदे इधर देखो, ये तुमने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया। ओके, ऐसा जोड़ने की देर थी, पूरी वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये एंड क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। और इसकी वजह से जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगना शुरू होता है इस तरफ। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगता है? फोर्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना? मैं अब बाकी एटम्स नहीं बना रहा। तो ये अपनी दाएं बाएं की मोशन के साथ साथ इस तरफ मूव करते हैं।
सर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज जीरो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है? देखो ना, ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये देखो, जब तक आप वैसे मेटल का कोई पोर्शन पड़ा था तो वो यूं 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 मूव करके ऐसे आ जाता था, उसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। आम बेटा एक ऐसा आपका पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में तो आपको पता है ना मेटल है, मैं उसके अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स बेटा रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्योंकि ग्लास के ऊपर वाले हिस्से में कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर वो नीचे चला जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या बनती है बेटा? जीरो बनती है, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसी ग्लास को अगर आप कनेक्ट कर दें सर्किट में, उसका एक एंड पॉजिटिव जोड़ दें, एक एंड नेगेटिव जोड़ दें, उसके इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे दाएं बाएं भी मूव करेंगे और आस्ता आस्ता पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, जब सर्किट में होगा तब जीरो नहीं होगी ना, तभी तो नेट डिस्प्लेसमेंट जी लिखा जी, हुआ जब है। सर्किट में होगा तो फिर जीरो नहीं होगी, जब सर्किट में ठीक है होगा तो वो इस तरह करके मूव करेगा इस तरफ, उसकी एक नेट ठीक डिस्प्लेसमेंट बनेगी। और जब सर्किट में नहीं होगा, वैसे कोई मेटल का पीस पड़ा हुआ है तो उसमें एवरेज डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स की जीरो है। ठीक है सर, समझ गया। यानी अगर मेटल कनेक्टेड भी नहीं है, या लाइक एक बैटरी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन उनकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है। जी बिल्कुल। ओके सर। आपको पता है एक दफा ना कैम्ब्रिज ने ना नकवी के ऊपर बड़ा सख्त पेपर 3 में क्वेश्चन डाल दिया। ये बात है आपको 25-30 साल पुरानी, 1995 में। तो मैं ना अपनी बेटियों को लेके गया ना जब लेबोरेटरी, मेरी तीनों बेटियां इकट्ठी ए लेवल में थी, तो मैंने उनको कहा, उसको लैब असिस्टेंट को, मैंने लैब सुपरवाइजर को मैंने कहा इनको यार वो वाला नकवी वाला प्रैक्टिकल कराओ। उसने कहा सर वो तो बहुत मुश्किल था, वो तो बहुत ही सख्त था। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो कराना ही कराना है इनको, वो वाला प्रैक्टिकल कराओ इनको सारा, वो पूरा ये शेड करें सारा ना, वो करें, और वो नकवी से रिलेटेड वो पूरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह का क्वेश्चन कराओ, प्रैक्टिकल करो। उसने बड़ी मुश्किल से पुराने रिकॉर्ड से वो प्रैक्टिकल ढूंढ के उन तीनों को प्रैक्टिकल का वो डाटा दे के कहता है जाओ अपने अब्बू से कहो वो खुद ही कराए, वो खुद ही उनके साथ रिजल्ट डिस्कस करो, मैं नहीं कराऊंगा। मैंने कहा यार वो मजे का स्वाब प्रैक्टिकल है। अब अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह की जो अच्छी मजे मजे की चीजें हैं, ना हमारे पास वक्त है, ना बच्चे शौकीन है इस तरह की पढ़ाइयाँ करने की, ठीक है कि नहीं? अच्छा ये देखो जी, अब जनाब शुरू होती है जनाब गुफ्तगू, बस अब हम बस एंडिंग बेटा, अब हम कंक्लूडिंग उसमें जा रहे हैं, घबराइए नहीं बेटा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी एंड। ये देखें, ये वायर। अच्छा मुझे ये बताएं, एक चीज और बल्कि रह गई थी छोटी सी, बस उसके बाद अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ जाते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर मीटर क्यूब। बेटा ये रफली 10⁻⁴ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स, ठीक है कि नहीं? और ये है जी फॉर मेटल्स, और बेटा फॉर सेमीकंडक्टर्स एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी मिलाकर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नंबर ऑफ फ्री या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलाकर बेटा वो 10⁻21 चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब। जनाब 10⁻21 चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब है जनाब। ये हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर।
10⁻21 चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब है। अच्छा, अब आप देखें यहां पर जो है ना, जो मेटल्स है ना, सेमीकंडक्टर्स मेटल्स को कहते हैं कि यार तुमने हमें यहां हराया है। क्या किया है? यहां हराया है 100 मिलियन टाइम्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं किसमें? मेटल्स में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मुकाबला होता तो सेमीकंडक्टर्स कह रहे थे कि हम अच्छा मुकाबला करते तुम्हारे साथ। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मुकाबला होता तो वो कहते कि हम अच्छा मुकाबला करते तुम्हारे साथ, लेकिन इधर जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने में तुमने हमें हरा दिया। जनाब बस हम अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मराहिल में ले जाते हुए और आखिरी गुफ्तगू करते हुए, ये एक वो है वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ L है। ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है, यूं है, ठीक है कि नहीं? ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसमें क्या है? हम एटम्स नहीं बना रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना रहे। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या है? AL और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम N। टोटल number of charge carriers is equal to NaL। मुझे बताएं यहां तक किसी को नहीं अगर समझ आया जी? जी बेटा यहां तक कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। हेलो जी। हाँ सर, मैंने पूछनी है सर। वो जो वो होल और वो जो वो इलेक्ट्रॉन वाली चीज थी, वो थोड़ी सी मैंने मिस कर दी थी क्योंकि मुझे एक काम से जाना था दरवाजे पे, तो मैं एक पॉइंट मिस कर गया था। तो आप वो उसको छोड़ दो, बस आप उसको छोड़ दो। या ये बताओ पॉइंट नंबर 24 में कोई चीज मसला है तो बताओ, उसको छोड़ दो। ये देखो बेटा, हेलो, ये चीज को मसला तो नहीं यहां पर। चार्ज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वन चार्ज कैरियर, हाइट और नंबर ऑफ चार्ज एक यूनिट वॉल्यूम में थे, तो मल्टीपल में NaL होगा। चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर Q, तो टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर जो नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ नंबर है, यानी कि जिन नंबर ऑफ चार्जेस इन द वॉल्यूम, तो NaL। हाँ ठीक है, टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद दीज चार्ज कैरियर्स वो कितने हैं बेटा? टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद दीज चार्ज कैरियर्स क्या है जनाब, बता सकते हैं आप मुझे कि नहीं? हाँ, QAL। NaLQ, NaQL। एक चार्ज कैरियर का चार्ज Q है और N नंबर ऑफ तो NaL टोटल चार्ज कैरियर्स थे, और तो फिर टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद दीज चार्ज कैरियर्स ये देखें, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, और ये पांचवा पॉइंट। मैंने पहले आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वायर, पहले पूछा है वॉल्यूम ऑफ वायर, फिर पूछा है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि बताया आपको मेटल्स में ज्यादा होते हैं और सेमीकंडक्टर्स में कम, और फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या है NaL,
और फिर चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर क्या है Q, और फिर टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद दीज चार्ज कैरियर्स क्या है ये। अब ये चीज देखिए, बस आखिरी बात बेटा, आप घबराए नहीं, बस आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश। बेटा आपको पता है जब किसी भी स्कूल में शाम को कोई वो होती है, पार्टी होती है, कोई चीज होती है, तो आपको पता है कि जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं वो सबसे आखिर में निकलते हैं, सब बच्चों को बाहर निकाल कर वो निकलते हैं, तब जाते हैं। अब फर्ज करो यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, ये सारा चार्ज ये वाला है जो इसके अंदर, इस सैंपल के अंदर है, ये सारा चार्ज यूं एंटर हो रहा है इधर पॉजिटिव टर्मिनल में इस तरफ से। जब यहां से आखिरी इलेक्ट्रॉन यूं इसमें एंटर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि सारा चार्ज गुजर गया, और आखिरी इलेक्ट्रॉन को यहां से गुजरने में टाइम कितना लगेगा वो देख लेते हैं, ठीक है ना। ये इस एंड को कह लें आप P और इसको कह लें Q। तो छठा पॉइंट ये है, टोटल टाइम टेकन बाय all charge carriers या all charge to pass into the wire, ये वाली वायर, इस वायर में गुजरने के लिए is equal to time taken by last electron या charge carrier to move from end P to end Q। तो ये किसके बराबर होगा, ये L over V के बराबर, ये L over V के बराबर होगा, टाइम डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो अब करंट किसके बराबर है, करंट बराबर, बेटा एक मिनट है, मैं ये नोट्स भेज रहा हूँ, फिक्र ना करो, ये अब भी भेजने में। सर ये तो अब देखिए टोटल चार्ज है NaLQ को डिवाइडेड बाय L ओवर V, तो NaLQV डिवाइडेड बाय L। हाँ देखिए Q ओवर T NaLQ ओवर L ओवर V, V NaLQ डिवाइडेड बाय L ओवर V, ठीक है कि नहीं। तो I इज इक्वल टू NaLQ मल्टीप्लाइड बाय V ओवर L, I इज इक्वल टू NaQV। कंडक्शन का ये फॉर्मूला, ये बनी है सर, ये हाँ बड़े ही लंबे तरीके से बनती है ये इक्वेशन। नकवी जी, ये नकवी है बेटा, मैं इसको 5-10 मिनट में भी खत्म कर सकता था, 2:10 पे लेक्चर शुरू हुआ था, आई कुड हैव स्टॉप्ड इट, डन इट इन 2:45 तक मैं खत्म कर सकता था। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर ये बहुत मुश्किल से, यानी कि एक इक्वेशन ये बनाई, फिर उससे अगली इक्वेशन करके, यानी इतनी सारी इक्वेशंस के बाद बनी है, वरना पहले यानी कि जो होती है वो तो आराम से बन जाती थी। अच्छा सर, अब आप वो जो है वो हो अभी एक मिनट 25 पॉइंट क्या होगा सर, ठीक है कि नहीं। ये देखें, नकवी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है इस तरह के केसेस में। फर्ज करें ये सिमिलर मैटर है, क्या है, इधर से करंट यूं फ्लो कर रहा है, यूं करंट फ्लो कर रहा है, तो चूंकि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इफ में ड्रिफ्ट स्पीड ये है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, इसमें ड्रिफ्ट स्पीड ये है, तो सेम करंट, अगर दोनों मटेरियल सेम है तो सेम करंट है, ठीक है कि नहीं। अगर सेम मटेरियल है तो N भी सेम होगा, और A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये चीज है, इसका मतलब मोटे पाइप, मोटी तार में स्पीड स्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और पतली तार में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा होती है। जिस तरह आप लॉन में पानी देते हैं, आप जब पाइप का मुंह पतला करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, इसको ऐसे करते हैं उसको, तो वहां पानी की स्पीड क्या हो जाती है, तेज। इसका मतलब है कि वायर जो है, जहां से वायर पतली होती है
इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होती है? स्लो, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड तेज होती है अगर तो ये सेम मटेरियल से कनेक्टेड है। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये जनाब आपका कंपैरिजन करती है दोनों। बेटा दिस ब्रिंग्स माय टुडेज टॉपिक टू एन एंड। और ये यहां पर एक्चुअली चार्ज एंड करंट टॉपिक जो खत्म हुआ है वो सिर्फ उसका नाम है चार्ज एंड करंट। चार्ज एंड करंट से रिलेटेड ये 25 पॉइंट्स थे, ठीक है ना। ये सब टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी।